हमारा लास्ट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हमने अभी तक किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस हम लोगों ने किए। तो उसमें जो फर्स्ट डिसीजन हमारे पास था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो थे, एक था लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स, net working capital is current assets minus current liabilities. Fine. So whenever it is asked that what do you mean by working capital, your answer is capital which is required for day-to-day requirements of a business. What is gross working capital? Gross working capital is current assets. Current assets, cash in hand, cash at bank, marketable securities, current investments, inventory or debtors, bills receivables, short-term loans and advances, prepaid expenses, accrued income. These all are current assets. Current liabilities, on the contrary, creditors, bills payable, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, दीज ऑल आर करंट लायबिलिटीज। तो मेजरली हम करंट असेट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कैश, रिसीवेबल्स एंड स्टॉक, बाकी सब उसी में आ जाता है। तो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। अकाउंटेंसी में ऐसा ग्रॉस एंड नेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम वहाँ न्यूमेरिकल्स में दो ही बातें पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। हाउ वर्किंग कैपिटल इज डिटरमाइंड, इट इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, दैट्स इट। बट बिजनेस स्टडीज में हम दो कॉन्सेप्ट्स को लेके बात करते हैं। तो देखो अपनी बुक में भी मार्क करो, जो आपका वर्किंग कैपिटल की हेडिंग है उसमें है करंट असेट्स, उससे पहले दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट्स फॉर स्मूथ, this investment facilitates smooth day-to-day operations of the business. Current assets are usually more liquid but contribute less to the profits than fixed assets. ठीक है, तो लिक्विडिटी के बेसिस पे, ये भी आपको कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है कि लिक्विडिटी के बेसिस पे अरेंज करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन अ लिक्विडिटी ऑर्डर। तो कैश इन हैंड इज द मोस्ट लिक्विड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, देन फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये लिक्विडिटी के बेसिस पर है। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश easily. The more liquid asset is, the more easily convertible into cash. That is liquidity. Clear? So an asset is more liquid if it is converted into cash quicker and without reduction in value. ठीक है, insufficient investment in current assets may make it more difficult for an organization to meet its payment obligations. तो करंट लायबिलिटीज क्या हैं? करंट लायबिलिटीज आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशंस व्हिच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ ईयर। ये हमारा पैराग्राफ पूरा का पूरा करंट लायबिलिटीज पे जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको नेट वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स में जैसे कि सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स व्हाट, किस तरह का आपका बिजनेस नेचर है।
अगर आपकी एक ट्रेडिंग कंसर्न है, ये केस स्टडी में आता है क्वेश्चन कि आपको बिजनेस कंसर्न मेंशन होती हैं एंड आउट ऑफ दोज बिजनेस कंसर्न आप भी बताते हैं कि इसमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए एंड क्यों चाहिए, हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड व्हाई. सो ट्रेडिंग कंसर्न है तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए. ठीक है ना, समझ में आया? क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न को तो क्या है, मुझे तुमसे लेना है और उन्हें बेच देना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा चाहिए क्योंकि उसको रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिर रखना है, प्रोडक्शन करनी है, उस समय खर्चे करने हैं, फिर सामान बनेगा, फिर बिकेगा, तो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल. इसी तरह से हम बात करते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस की. अगर किसी का स्मॉल स्केल बिजनेस है या लार्ज स्केल बिजनेस है, तो स्मॉल स्केल बिजनेस को लेस चाहिए, लार्ज स्केल बिजनेस को मोर चाहिए. ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी, चाहे ट्रेडिंग कंसर्न ही क्यों ना हो. अब अगर मान लो एक नॉर्मल शॉप है जो कि हमारी ग्रोसरी शॉप है घर के पास वाली, उसका स्मॉल लेवल पे बिजनेस है तो उसको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए. लेकिन जो ये बड़ी वाली ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं जैसे कि ये बिग बाजार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, ये भी तो ट्रेडिंग कंसर्न्स ही हैं, बट इनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल बिजनेस. ठीक है. देन बिजनेस साइकिल. क्या होते हैं बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल मीन्स व्हाट? हमारा किसी भी फॉर्म का ये बिजनेस साइकिल है, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब हम पहले अप जाते हैं, फिर अपनी पीक पे पहुंचते हैं, फिर हम डाउन आते हैं, लेकिन डाउन हम इतने नहीं आते कि एकदम नीचे आ जाए, फिर हम वापस अप जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डाउन पे आके हम सोचते हैं कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं. देन वी बिकम मोर इनोवेटिव और हम पहले से भी ऊपर हाइट्स पे जाते हैं, लेकिन फिर एक डाउनफॉल होता है, फिर एक अप होता है. तुमने नोटिस किया होगा ये सिर्फ हमारे बिजनेस में ही नहीं, ये हमारे सबकी लाइफ का भी एक साइकिल होता है. आपके मार्क्स हैं, आपके बहुत खराब नंबर आ रहे थे, फिर आपके वो मार्क्स धीरे धीरे अप होना शुरू होते हैं, यू फील गुड. अब आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली अच्छे आने लग गए, आप यहाँ पहुंच गए. अब जब कंसिस्टेंटली मार्क्स अच्छे आने लग गए तो आपको अच्छा लगने लगा, लेकिन आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, अरे अब तो हर बार अच्छा आ जाते हैं, और फिर वो ग्राफ थोड़ा डाउन होने लग जाता है, फिर डांट पड़नी शुरू होती है, खुद को भी बुरा लगने लग जाता है. तो जब तक डांट पड़े तब तक तो पागल होते हैं कि मम्मी पापा टीचर्स नहीं वैसी, लेकिन जब खुद को लगने लग जाता है तो आप फिर वापस कोशिश करते हो और फिर आप ऊपर जाते हो. और आप पहले से ज्यादा, पहले अगर आप 10-20 मार्क्स पे थे और अब आप यहाँ पे अगर 50 पे आ गए तो आप खुश हो गए थे क्योंकि पहले तो मैं पास भी नहीं हो सकते थे, अब तो मैं 50 पर आ गए. लेकिन अब जब दोबारा मेहनत करते हो तो आप 50 का लेवल अचीव कर चुके हो तो आप 70 पे आ गए, लेकिन फिर आप वही स्केल फिर नीचे आते हो, फिर ऊपर जाते हो. तो इसीलिए कभी भी एकदम से शूट अप नहीं करना चाहिए ऊपर. मतलब अगर आपके 10-20 आ रहे हैं और अचानक से पूरे 100 आ जाएंगे तो शक के दायरे में आ जाओगे. ये लगेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. जिस बच्चे के 10-20 नंबर आ रहे थे वो अचानक 100 नंबर ले आया, कुछ तो गड़बड़ है. अचानक से, मतलब अचानक, ग्रेजुअली कुछ चीजें होती है ना तो वो एक्सेप्टेबल होती हैं. तो आपको ग्रेजुअली जब चीजें करते हो तो आपकी एडॉप्शन भी इजी होती है. अब हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि आपका जो बिजनेस साइकिल है वो अगर इन्फ्लेशन पे चल रहा है, बिजनेस में अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल. लेकिन अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल, बिकॉज इन्फ्लेशन में मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है. तो प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होने से आपको अपने पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी है. ठीक है. तो आपका अगर मान लो डिप्रेशन चल रहा है तो आपकी प्रोडक्शन भी कम है, सेल्स भी कम है, सब कम है. ठीक है. लेकिन अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, सेल्स भी ज़्यादा है, तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल. इसी तरह से सीजनल फैक्टर,
सीजनल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सीजनल है, मतलब जैसे कि अभी समर ब्रेक चल रही है, तो समर ब्रेक में गेम्स, बैडमिंटन, ये सीजन का टाइम है। समर ब्रेक में आपका फ्रूट्स, इस समर के कॉटन क्लोथ्स, ये सीजन का टाइम है। तो जो भी इनमें डील कर रहा है, जो भी कंपनी, उनको अपनी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन अभी जो डील कर रहे हैं नॉन सीजनल आइटम्स में, उनके लिए इतना फर्क नहीं पड़ता। तो सीजनल में आपका क्या है, अगर आपका पीक सीजन है तो यू नीड लार्ज वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपका पीक सीजन है तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर आपका ऑफ सीजन है तो यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है। फिर प्रोडक्शन साइकिल, क्या होता है प्रोडक्शन साइकिल? नहीं, बिजनेस साइकिल की तरह नहीं होता। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है जो आपका एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल है। एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल कब एक्वायर किया, और उसको एक्वायर करने के बाद आपकी, मतलब आपने ये एक्वायर किया तो आपके पेमेंट्स ड्यू हो गए देने के लिए, और फिर आपके पास कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या सेल्स, कैश सेल्स है तो वो कैश सेल्स। तो आपकी जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया उसको आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करके आपने सेल किया। तो इतना जो पोर्शन है दिस इज योर प्रोडक्शन साइकिल, और फिर जो ये वाला पोर्शन है दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस, कि प्रोडक्शन साइकिल रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके फिनिश गुड्स में कन्वर्जन तक, और जब हम कलेक्शन फ्रॉम सेल्स आ रही है तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। अब यहां पर अगर ये दोनों ही जितने लार्ज होंगे उतनी मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, और जितने स्मॉल होंगे उतनी लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड मतलब हम अपने डेटर्स को कितना क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं। क्रेडिट अलाउड हमेशा टू डेटर्स होता है, अपने डेटर्स को कितना क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं। तो जितनी क्रेडिट पॉलिसी हमारी स्ट्रिंजेंट होगी, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट होगी, जितनी स्ट्रिक्ट होगी उतनी लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, जितनी लिबरल होगी उतनी मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। और बिल्कुल इसका रिवर्स होता है क्रेडिट अवेल्ड में। क्रेडिट अवेल्ड होता है फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से। इसमें क्या होगा, जितना स्ट्रिंजेंट होगा उतनी मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, और जितना लिबरल होगा उतनी लेस चाहिए। क्योंकि अगर क्रेडिटर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो हमें बिल्कुल टाइमली पैसा देना है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। समझ में आया? लेकिन अगर क्रेडिटर्स बहुत लिबरल हैं कि अरे दे देना कोई बात नहीं, तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक है। तो वहां पर ये डेटा है क्या कहता कि वहां पर क्या होगा, डेटर से भी यही है कि अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि हमें तो पेमेंट ऑन टाइम चाहिए, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि पेमेंट टाइमली आएगी, फिक्स टाइम होगा कि इस समय पेमेंट आएगी आएगी। लेकिन अगर लिबरल है तो यानी कि चलो भाई दे देना कोई बात नहीं जब पैसे हो। तो अब हम मैनेज नहीं कर सकते ना, हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते कब कितना पैसा आ रहा है, वो वाली चीजें हैं। ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर आगे का करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है
Operating efficiency. Operating efficiency means how efficiently a firm is operating. Like अगर किसी का स्टोर रूम में बहुत सारा रॉ मटेरियल हो गया, तो इसका मतलब उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, उनके एस्टिमेशंस आर नॉट गुड. They are not able to judge that how much sales will going to take place, and accordingly they should keep their stock. They are investing more money as required. Fine. So their credit policy, the credit availed and credit allowed, they should be compatible, parity. There should be a balance between these two. Fine. If we have credit availed at a stringent way, then credit allowed should also be on a stringent way, or the balance between these two. तो इस तरह से कोई भी जो हमारा ऑपरेशनल वर्क है, लाइक प्रोडक्शन प्रोसेस है, वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एज पर द मार्केट डिमांड, वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स विद मिनिमम वेस्टेज. तो दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी फॉर अ फर्म. सो इफ देयर इज high degree of operating efficiency, then you need less working capital. But if you have low degree of operating efficiency, you need more working capital, क्योंकि आपके वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. आपके ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत कम है, आपकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको ज़्यादा मटेरियल परचेज करना पड़ रहा है. ठीक है. अभी हम यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रखें कि हाँ सब बच्चे एक साथ पढ़ें, लेकिन अगर मैं मैनेज ही नहीं करूँ कि कोई कब आ रहा है कोई कब आ रहा है, मैं उनको तब पढ़ा रही हूँ, तो हमारा उतनी बार लाइट फैन एसी सब चलेगा, हमारा उतना ही बिजली का बिल आएगा, शायद मेरी पढ़ाने की एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी ना रह जाए. तो यानी कि लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है तो मेरी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए. लेकिन अगर हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है कि हाँ हमने एक कॉमन टाइम रखा, सब बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ा दिया, फिर सबके डाउट सॉल्व किए, तो हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, तो जो काम हमने 4-5 घंटे में किया वो काम हमने 2 घंटे में कर लिया. ठीक है. तो इस तरह से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इफ देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अ फर्म नीड लेस वर्किंग कैपिटल. ठीक है. तो सर ये ना बस कि एफिशिएंसी ज़्यादा हो. हाँ, एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, आप ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं. देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. Availability of raw material. If availability of raw material is very easy, continuous availability है, without any hurdle, there is availability of raw material, then we say that we do not need to keep our stock levels in a high pace. ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत ही नहीं है. तो अगर अवेलेबिलिटी रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, so in that case less working capital is required. लेकिन अगर availability irregular है, ठीक है ना, continuous नहीं है, not continuous, not free, not freely available, तो इस केस में हमें जब मिल जाएगा तब उसका स्टॉक रखना पड़ेगा. लाइक ये मार्कर्स ही हैं. अगर मुझे ये पता है कि मार्कर्स तो कहीं भी मिल जाते हैं, खत्म होंगे सामने की शॉप पे भी मिल जाएंगे बहुत इजीली, तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है फिर, लेकिन मैं स्टॉक ही नहीं रखूंगी. लेकिन अगर मुझे ये पता है कि ये जो मार्कर्स हैं, ये मार्कर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सब जगह मिलते भी नहीं हैं, तो मेरे को जब जहाँ मिलेंगे मैं सोचूंगी अभी से एक साथ बहुत सारे ले लूँ. तो अगर आपका रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है तो आप क्यों स्टॉक रखोगे? रखने की भी तो है. अभी हम पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में किचन का जो राशन होता था वो साल भर का एक साथ आता था. पूरे गोडाउन, घरों में एक रूम सिर्फ किचन का गोडाउन होता था. देखा है पुरानी मूवीज में, सीरियल्स में, पूरा एक रूम गाँव में अभी भी होता है, पूरा एक रूम भंडार कैसे कहते थे कि ये भंडार है. नहीं, फिर वो उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ उसमें घरेलू नुस्खे लगाते, कोई मेडिसिन, मतलब बड़े तरीके रखे जाते थे रेगुलरली. मतलब
पूरे टाइम उनको कभी धूप लगाना बाहर छतों पे ले जाके, फिर उनको अंदर वापस स्टोर करना, बड़ी मेहनत का काम रहा करता था। पूरा पूरा राशन स्टोर करना एक एक साल के लिए, बहुत सोच के भी आज लगता है। और आज के डेट में क्या है, फ्रिज को तो छोड़ो, फ्रिज में रखेगा तो राशन, अरे भाई मेरे। आजकल के टाइम पे देखो ना कि कितना इजीली अवेलेबल है हर चीज। अगर हम मार्केट में नहीं जा पा रहे, हमें रात को 12 बजे भी याद आए कि कल राजमा बनाने और भिगोने हैं, तो हम ब्लिंकिट कर देंगे। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन सोचो चलो कर देते हैं। चलो ये हमारी मेट्रोपॉलिटन्स में है ब्लिंकिट, ज़ेप्टो। नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हर जगह हैं। आजकल चीजें अवेलेबल इतनी ज्यादा हैं कि आपको व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड यू गो टू द मार्केट एंड परचेज इट। एंड आपके घर भी इतने बड़े नहीं है कि आप एक रूम उसको दो, हर पर्सन को एक रूम नहीं मिल पाता, सामान के लिए तो बहुत दूर की बात है। किचन भी इतनी बड़ी बड़ी तो है नहीं, तो यू डोंट स्टोर, आप लाते हो महीने भर का राशन लाते हो, दैट्स इट, उतनी स्टोरेज है। तो बात वही है कि आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है। उसमें भी अगर कोई चीज आपको अवेलेबल बहुत कम होगी तो आप ज्यादा खरीद लोगे कि चलो भाई बड़े दिनों बाद ये वाला अच्छा चावल आया, ये एक साथ ले लेते हैं ज्यादा। तो बात यह है कि अवेलेबिलिटी कितनी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उसकी अवेलेबिलिटी बहुत है तो वो नहीं रखेगा स्टोर करके, ठीक है। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आपके पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, यू आर वेरी पोटेंशियल, आपके पास बहुत ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उस केस में यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। बट अगर आपको लगता है कि नहीं है, नो पोटेंशियल्स, नो अपॉर्चुनिटीज, तो आप फिर लेस वर्किंग कैपिटल ही रखोगे। क्या करोगे, ज्यादा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पोटेंशियल है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। फिर ये तो सब बता देंगे मुझे। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है तो ज्यादा चाहिए, अगर लो डिग्री ऑफ कंपटीशन है तो लेस चाहिए। देखो कभी भी एग्जाम में ना ये सारे पॉइंट्स एक साथ लिखने को नहीं आते हैं। केस स्टडीज आती है और ये पूछते हैं कि विच फैक्टर्स या विच टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इसलिए करने आपको सारे जरूरी हैं। 6 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपको बोले एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स, बहुत ही रेयर चांस है। इतना स्ट्रेट क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं, बट अगर आ भी जाएगा तो कुछ 6 ही लर्न करने को है। बट एग्जाम में केस स्टडी किसी में से भी आ सकती है, ठीक है। केस स्टडीज ही हैं, मेन केस स्टडीज ही हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें इन्फ्लेशन का, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि जब हम लोगों ने बिजनेस साइकिल किया था तो उसमें इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कवर हो गया, तो इन्फ्लेशन वाला लास्ट पॉइंट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो योर चैप्टर इज ओवर नाउ, you have to do all the NCERT back questions, assignments, case studies. Yeah. So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.